आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस प्रकार से पता लगाएं कि गेहूं की कौन सी वैरायटी में टिलर की कैपेसिटी कितनी रहेगी, कौन सी वैरायटी में टिलर की संख्या थोड़ी सी कम रहेगी, कौन सी वैरायटी में ज़्यादा रहेगी। अब अगर पिछले कुछ वर्षों में देखें तो लगभग 2 से 3 वर्षों में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट हर वर्ष कुछ ना कुछ नई वैरायटियां लेकर आती है और किसानों को उसका सीड मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाता है या फिर किसानों को उसका सीड प्रोडक्शन के लिए किसानों को उसका सीड दिया जाता है। बहुत कम ऐसे किसान होते हैं जिनको कि सीड मिलता भी है। अब हम किस तरीके से एक अनुमान लगाएं कि कौन सी वैरायटी में कितना पोटेंशियल है, कौन सी वैरायटी में कितने ज़्यादा टिलर निकलेंगे, क्योंकि जिस वैरायटी में टिलर की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उस वैरायटी का सीड रेट हम उतना कम करके हमारी जो कॉस्ट है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। उसके अलावा जिस वैरायटी में टिलर की कैपेसिटी थोड़ी सी अधिक मात्रा में आती है या फिर जिस वैरायटी में कम मात्रा में टिलर की कैपेसिटी रहती है उस वैरायटी का जो सीड रेट है हम थोड़ा सा कम करके एक बेहतर उपज ले सकते हैं। अब हम किस तरीके से एक अनुमान लगाएं कि कौन सी वैरायटी में हमें टिलर की संख्या अधिक मिलेगी और कौन सी वैरायटी में हमें टिलर की संख्या थोड़ी सी कम मिलेगी। अगर उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो जैसे ये जो वैरायटी है DBW 377 है और इस वैरायटी में टिलर की कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप इसकी लीफ देखोगे तो इसकी 2 लीफ के बराबर एक ही लीफ की कंडीशन है। इसकी आप अगर चौड़ाई देखें तो ये देखिए कितनी ज़्यादा थिकनेस है इस वैरायटी के लीफ में। ये देखिए 2 पत्तों के बराबर इसका एक ही पत्ता है, ये कंडीशन है। और इस वैरायटी की अगर थोड़ी सी कंडीशन देखें तो ये जो वैरायटी है इसके जो पत्ते हैं बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं। अगर आप देखोगे तो इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट चलेंगे, इस तरीके से स्ट्रेट चलेंगे। बाकी जो दूसरी वैरायटियाँ रहती हैं उसमें अगर आप देखोगे तो इस तरीके से इसकी जो पत्तियाँ रहती हैं झुकी हुई रहती हैं, यू आकार में से नीचे झुक जाती हैं। लेकिन इसकी लगभग 90% जो पत्तियाँ हैं बिल्कुल आपको स्ट्रेट दिखेंगी। ये इस वैरायटी की अभी तक की खासियत है। इस वैरायटी में थोड़ी सी एक अलग प्रकार की कंडीशंस बनती हैं। और टिलर की कैपेसिटी देखें तो बाकी जो दूसरी वैरायटियाँ रहती हैं इससे अधिक मात्रा में टिलर है। और अगर आप इसका स्टेम देखोगे तो इसकी थिकनेस देखोगे तो कितनी अधिक मात्रा में इसमें थिकनेस है। ये देखिए ये टिलर की कैपेसिटी है। अब इसी तरीके से हमेशा आपको दिखाया जाता है कि भाई ये जो वैरायटी है इसमें बहुत ज़्यादा टिलर की कैपेसिटी है और किसान कहीं ना कहीं उस वैरायटी का चयन भी करता है। और कई बार यह होता है कि जिस प्रकार से टिलर की संख्या दिखाई जाती है उस को हम चयन करके उस वैरायटी को चयन कर लेते हैं, लेकिन कई बार उस वैरायटी में हमें उतना ज़्यादा पोटेंशियल मिलता नहीं है। तो हम किस तरीके से अनुमान लगाएं कि कौन सी वैरायटी में कितना ज़्यादा टिलर रहेगा, कौन सी वैरायटी में टिलर की संख्या कम रहेगी। अभी अगर देखें तो गवर्नमेंट हर वर्ष 3-4 नई वैरायटियाँ लेकर आती है और कहीं ना कहीं जो वैरायटियाँ रिलीज़ होती हैं उनका सीधा सा गणित रहता है कि अगर उस वैरायटी में कोई चक वैरायटी है, क्योंकि अगर कोई वैरायटी रिलीज़ होती है तो उसकी 2-3 चक वैरायटियाँ रहती हैं और जो चक वैरायटियाँ रहती हैं उन चेक वैरायटियों से जो वैरायटी रिलीज़ हो रही है उसमें 10% तक का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए किसी भी प्रकार से। जैसे अगर हम माने तो उसमें टिलर की जो संख्या है वो 10% अधिक मात्रा में होनी चाहिए। अगर हाइट जो चेक वैरायटियाँ हैं जैसे 3 चेक वैरायटियाँ हैं उनकी जो हाइट है 110 सेंटीमीटर है तो इसकी जो हाइट है 10% तक कम होनी चाहिए, लगभग 100 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट होनी चाहिए जो वैरायटी रिलीज़ होने वाली है। अगर उत्पादन के बारे में बात करें तो जो पुरानी वैरायटियाँ हैं उनका उत्पादन प्रोडक्शन अगर 20 कुंटल है तो इस वैरायटी का जो उत्पादन है लगभग 21 कुंटल 22 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आना चाहिए। अगर कोई वैरायटी अगर देखें तो उसकी जो हेडिंग पोजीशन है वो किसी और समय में आ रही है तो इस वैरायटी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। उसके साथ में अगर कोई वैरायटी जैसे चेक वैरायटी में अगर 3 वैरायटियाँ लगी हुई हैं तो उन वैरायटी का अगर टाइम टेबल के बारे में बात करें तो उनका जो टाइम टेबल है लगभग अगर 150 दिन है तो जो वैरायटी रिलीज़ हुई है उसमें 10% का इम्प्रूवमेंट किसी भी प्रकार से इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग तरीके की वैरायटियाँ अभी गवर्नमेंट लेकर आ रही हैं और इसमें गेहूँ 3 अलग अलग तरीके से बोया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो अर्ली सोइंग, उसके साथ में टाइम से सोइंग, उसके साथ में लेट सोइंग। क्योंकि अगर हम देखें तो किसी भी वैरायटी को अगर हम एक फ़िक्स समय पर लगाते हैं या फिर कोई भी वैरायटी को एक फ़िक्स समय रहता है तो उस समय पर अगर हम उसका लगाते हैं तो उसका जो उत्पादन है आपको बेहतर तरीके से मिलेगा। और उसको क्लाइमेट को सहन करने की जो समय सीमा रहती है या फिर क्लाइमेट को सहन करने की जो कैपेबिलिटी रहती है, जो क्षमता रहती है वो उस वैरायटी में थोड़ी सी ज़्यादा रहती है उस समय अगर आप बुआई करते हैं तो। जैसे अगेती बुआई के बारे में अगर बात करें तो HD 3385 अगेती बुआई के लिए बहुत शानदार है। उसके साथ अगर समय से बुआई के बारे में बात करें तो HI 1650 आप समय से बुआई कर सकते हैं। लेट सोइंग में आप GW 513 को लगा सकते हैं क्योंकि उसको जो टाइम टेबल है थोड़ा सा कम रहता है। अब मेन बात आती है कि हम किस तरीके से पता लगाएं कि कौन सी वैरायटी में किस तरीके से टिलर निकालने की कैपेसिटी रहती है। अब देखिए ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कौन सी वैरायटी में हेडिंग पोजीशन कब आ रही है, कौन सी वैरायटी में जो फ्लैग लीफ है ये कितने समय के बाद आएगी, कितने समय के बाद इसमें बालियाँ निकलेंगी।
इस पोजीशन से आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई वैरायटी उग कर तैयार हुई है और उसमें जो हेडिंग पोजीशन है 80 दिनों के बाद आती है, तो उसके पास जो 80 दिनों का समय रहता है, लगभग 70 दिन का समय आप उसके पास टिलर निकालने का समय रहता है, इसलिए उसमें टिलर की कैपेसिटी आपको ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। इसके साथ अगर कोई वैरायटी है जिसमें कि हेडिंग पोजीशन 50 से 60 दिनों में आती है, तो उस वैरायटी में आप देखोगे कि उसमें टिलर की कैपेसिटी आपको थोड़ी सी कम मात्रा में मिलेगी। उसी के साथ में अगर कोई वैरायटी है जिसमें कि हेडिंग पोजीशन थोड़ी सी मीडियम टाइम में आती है, 70 दिन के समथिंग आती है, 50 दिन 60 दिन के समथिंग आती है, तो उस वैरायटी में आप देखोगे कि टिलर ना तो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में है और ना ही बहुत ज़्यादा कम मात्रा में है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी में हेडिंग पोजीशन किस समय में आती है। अगर देखें हम HD 3385, तो इसमें 80 से 90 दिनों के बाद में हेडिंग पोजीशन आती है। तो आपको HD 3385 में टिलर की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में मिलती है, क्योंकि उसके पास लगभग 70 से 80 दिन का समय होता है अपने आप को ग्रो करने का, अपने आप को बढ़ाने का, अपने टिलर की कैपेसिटी निकालने का। उसके बाद का जो समय रहता है उस समय में वो हेडिंग भी निकालता है, उसके बाद फिर दाने को भी भरता है और अपना जीवन काल पूरा कंप्लीट करता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी, जैसे हम GW 513 के बारे में बात करें, तो इस वैरायटी में अगर हम देखें तो हेडिंग पोजीशन थोड़ा सा समय से पहले आती है। समय से पहले मतलब एक थोड़ा सा जल्दी आ जाती है हेडिंग पोजीशन। अगर 50 से 60 दिनों में हेडिंग पोजीशन आती है, तो उस समय आप उसमें देखोगे कि उसमें टिलर की कैपेसिटी थोड़ी सी कम मात्रा में रहेगी। अब अगर हमारे इस वाले रकबे के बारे में बात करें, तो ये जो रकबा है ये DBW 377 का है। और इसमें भी क्या है कि हमने जो स्वाइंग करके रखी है, इसमें पहले 30 किलो इसमें इस तरीके से लगा कर रखा है, और उसके बाद में फिर यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से इस साइड अगर आप देखोगे तो इस साइड इसमें क्रॉसिंग कर दी गई थी। मतलब जो 50% एरिया हमारा क्रॉसिंग हो गया था, क्योंकि जो हमारा जो सीड है मात्र हमारे पास 40 किलो था, और 40 किलो में से 30 किलो इधर लग गया था। लगभग 20 किलो जो बचा था, लगभग 15 से 20 किलो का जो सीड बचा था, उसको हमने इसमें फिर से क्रॉसिंग कर दिया। तो जहाँ पर 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रेट है, वहाँ अगर आप देखोगे तो लात रखने की, मतलब पैर रखने की अभी तक जगह नहीं है। ये कंडीशंस है, क्योंकि इसमें टिलर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। और जहाँ पर हमारा 30 किलो 25 किलो एकड़ लगा है, वहाँ की अगर कंडीशन हम दिखाएं तो वहाँ भी आपको सिर्फ सेम ही कंडीशन दिखेगी, क्योंकि इसमें टिलर निकालने की कैपेसिटी ज़्यादा है। और टिलर निकालने की कैपेसिटी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसमें जो हेडिंग पोजीशन है ये 80 से 90 दिनों के बाद आती है। इसमें 80 से 90 दिनों के बाद अगर आप देखोगे तो लगभग 80 दिनों के समथिंग इसमें आपको बालियाँ निकलना स्टार्ट होगी, और बालियाँ निकलना स्टार्ट होगी। अब अगर हम इसमें आपको थोड़ा सा अंदर जाकर दिखाएं, तो आप देखिए कि कितनी ज़्यादा इसमें टिलर निकालने की कैपेसिटी है, ये देखिए। और इसमें थिकनेस देखिए आपकी, कितनी ज़्यादा थिकनेस है इसमें पौधे में, ये देखिए। और इसके साथ ये जो डैमेज दिख रहा है ये 2,4-डाई अमोनियम साल्ट का है, जो जहाँ पर डबल स्प्रे हो गया वहाँ इस प्रकार की कंडीशन बन गई। तो ये बाद में फिर से रिकवर हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें टिलर निकालने की कैपेसिटी, और इसके साथ में स्टेम में देखिए कि थिकनेस कितनी है, ये देखिए। क्योंकि स्टेम में जितनी ज़्यादा थिकनेस रहेगी उतना ज़्यादा स्टोरेज रहेगा, और तो जितना ज़्यादा स्टोरेज आपको मिलेगा, आपके पौधे में जितनी ज़्यादा थिकनेस रहेगी, जितने ज़्यादा स्टोरेज मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको प्रोडक्शन मिलेगा, उतना ज़्यादा वेट मिलेगा। और अगर DBW 377 के बारे में बात करें तो इसकी आप लीव देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको पर्टिकुलर कोई एक लीव दिखा रहा हूँ कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लीफ की चौड़ाई है तो आपको मैं उस लीफ को दिखा रहा हूँ। अगर आप ज़्यादातर लीव दिखोगे तो इसी कंडीशंस में रहेगी, ये देखिए इस तरीके से कि इसमें लीफ की चौड़ाई कितनी ज़्यादा मात्रा में है। और लीफ की चौड़ाई है मतलब भोजन बनाने की कैपेबिलिटीज़ वैरायटी में ज़्यादा है, और भोजन बनाने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो अपने आप को डेवलप करने की इस वैरायटी में थोड़ी सी कंडीशंस ज़्यादा रहेंगी। और ये वैरायटी कहीं ना कहीं जो उत्पादन है उसको वीड करने वाली है। तो आप अगर आपने इस वैरायटी को लगा कर रखा है तो इसके बारे में आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपके पास ये वैरायटी नहीं लगी हुई है तो आपके आसपास क्षेत्र में आप जिस भी किसान के पास लगी हुई है वहाँ पर आप इस वैरायटी को विजिट करें और देखें कि इस वैरायटी किस प्रकार की कंडीशंस है आपकी मिट्टी में, आपके क्लाइमेट में, और उसके बाद फिर आप देखें कि इस वैरायटी की कितनी क्या उत्पादन की क्षमता है। इस वर्ष अगर देखें तो लगभग सभी वैरायटियों का जो प्रोडक्शन है बढ़कर ही आएगा, क्योंकि क्लाइमेट अभी तक किसानों के साथ में रहा है। बाकी इसके बाद आगे की जो भी कंडीशंस बनेंगी, क्योंकि अभी तक अगर देखें तो हर फसल की कंडीशन बहुत बढ़िया है। जिन किसानों की फसल इस बार फेल हुई है ये अपने खुद के कुछ ना कुछ निजी कारणों की वजह से फसल में कुछ समस्या आई हैं। बाकी अगर देखें तो लगभग सभी प्रकार की जो फसलें हैं बहुत बढ़िया तरीके से लगी हुई हैं। इसके साथ हमारा जो मेन
एक टारगेट था कि भाई किस तरीके से हम ये पता करें कि कौन सी वैरायटी में कितनी टिलर निकालने की कैपेसिटी है। तो आप किसी भी वैरायटी को लगाने से पहले उसके बारे में ये पता करें कि इसमें जो हेडिंग पोजीशन है कितने दिनों में आती है, ताकि हमें इस बात का पता लग सके कि जो हेडिंग पोजीशन है इसकी वजह से इसमें कितना हमें सीड रेट डालना है। क्योंकि अगर टिलर निकालने की कैपेसिटी ज़्यादा है और हेडिंग पोजीशन अगर लेट आती है तो टिलर ज़्यादा निकलेंगे, इसमें हम थोड़ा सा सीड रेट कम डाल सकते हैं। अगर टिलर निकालने की कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, हेडिंग पोजीशन अगर जल्दी आ जाती है तो हमें थोड़ा सा सीड रेट बढ़ाकर हम डाल सकते हैं। बाकी ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है कि हम जो सीड रेट है अगर 1 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से डालेंगे तो ही हमें बेहतर तरीके से उत्पादन मिलेगा। अब इस वर्ष कंडीशंस देख सकते हैं कि हमारा जो रकबा है उसमें हमने 50 केजी एकड़ भी डाला है, 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से भी डाला है। उसी के साथ में हम आपको 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जो रकबा लगा हुआ है उसके बारे में भी हम आपको जल्दी बताने वाले हैं कि 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम सीड रेट डालते हैं तो उसकी क्या कंडीशंस रहती हैं। क्योंकि अभी तक हमने ये चीज़ें देखी हैं वीडियोस में और ज़्यादातर हमें इस चीज़ का भरोसा नहीं होता है कि भाई जो सीड रेट है हम 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से कैसे डाल सकते हैं, 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से हम किस तरीके से सीड रेट को डालें और कैसे हम इसका उत्पादन 20 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें। क्योंकि कई बार ये आपको बताया जाता है कि भाई हमारा जो सीड रेट है 2 केजी 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डला हुआ है और उसका जो उत्पादन है हमें 26 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मिला, 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मिला। तो इस वर्ष हम आपको ये चीज़ें दिखाने वाले हैं कि अगर हम 5 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रेट डालते हैं तो हमें कितना उत्पादन देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें हम आपको जल्दी बताने वाले हैं। बाकी अगर आपको इस वैरायटी के अलावा किसी और वैरायटी के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।